गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हिस्ट्री का आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य एक वो साम्राज्य है जिसने भारत का नक्शा बदला, जिसने भारत के अंदर बहुत सारे बदलाव किए। उस वंश के बारे में, उस साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। देखो, बहुत बड़ा देश था और संस्कृतियां भी, रीति रिवाज में भी बहुत सारी विविधता, मतलब ये कह सकते हैं विभिन्नता थी। सभी चीज़ें अलग अलग थी, तो इसके ऊपर एक व्यक्ति का शासन कर पाना बहुत मुश्किल था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। मतलब एक लंबे समय तक साम्राज्य स्थापित करना, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, वो मुगलों ने संभव किया। उससे पहले नहीं हो पाता था। उससे पहले जो भी करता था वो थोड़ी टाइम के लिए आता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 16वीं शताब्दी के कहते हैं कि उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे, शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब जो शासन व्यवस्था इन्होंने बनाई थी वो इनके इस साम्राज्य की समाप्ति के बाद भी चलते आए। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। मतलब यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता, मतलब वो भी इन विचारों से प्रभावित हुए जो इनके बाद आए, वो सारे के सारे। नेक्स्ट इसमें कहता है, फिर आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रों को संबोधित करते हैं। जिस लाल किले पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो हर वर्ष 15 अगस्त को, मतलब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के ऊपर झंडा फहराता है और अपना एक स्पीच देता है, वहाँ से पूरे देश को संबोधित करता है, जैसे अभी मोदी जी ने भी किया था। तो ये जो लाल किला है ये किसकी देन है? ये मुगलों की देन है। इतनी बड़ी कलाकारी है यहाँ पर, ये सारी की सारी किसके द्वारा की गई है? ये मुगलों के द्वारा ही की गई है। आगे, मुगल कौन थे? अब सब मन में आता होगा आप सबके कि ऐसे कौन थे ये मुगल। तो ये मुगल कौन थे? देखिए, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मतलब देखो, यहाँ पे महान जो यूज़ किया गया चंगेज के लिए, जो यूज़ किया गया, तो उसके लिए देखो भी चंगेज जो था एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। उसने पता नहीं कितने लाखों लोग कहते हैं कि उसने मरवा दिए थे। तो उसको महान कहना देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा वो नहीं है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग, उनके वंशज के अकॉर्डिंग वो तो उसको महान मानेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। हमारे हिसाब से यहाँ पर महान नहीं है ये, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग इनको महान बताया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये महान थे। तो मुगल जो थे वो दो वंशों के वंशज थे, दो ग्रुप से बने थे। माता जो थी इनकी वो मंगोल थी। माता क्या थी इनकी? मंगोल से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। मतलब अगर अपने नाना, उसके जो मतलब माँ थी वो मंगोल चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके ये भी उत्तराधिकारी। दूसरा, पिता की ओर से बात की जाए तो वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की, जिसको आज तुर्की के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो तैमूर शासक था उसके वंशज थे। तैमूर शासक जिसकी 1404 में मृत्यु हो गई थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में ये मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके कारण क्या था? उसका कारण था चंगेज खान, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के अंदर सरहान से संबंधित थी। उसने सैकड़ों लोगों को, मतलब सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को मरवा रखा था, मार रखा था।
तो इस वजह से वो इसका नाम यूज़ नहीं करते थे। मुगल जो थे वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब तैमूर के बारे में देखो, इसमें एक चित्र नंबर 2 दिया गया है। तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है, मतलब एक छोटा सा चित्र बनवाया गया। मध्य में तैमूर है, ये जो बीच में देखो ये दिखाई दे रहा है, जो ये तैमूर है। अब सभी जितने भी और वंशज हुए ना, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी पिक्चर इसके चारों तरफ बनवा दी। और उसकी दाहिनी और उसका पुत्र मीरान शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा, लकड़दादा मतलब आप परदादा जैसे बोलते हैं ना, वो हो गए, ठीक है। उसके बाद जो बाबर है उसका दादा, मतलब ये जो है तैमूर का पोता, और उसके पोते के बाद तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा। तो मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा वो बना रखा है। और उमर शेख बाबर के पिता, उमर शेख जो है वो बाबर के पिता हैं। इसमें देखो, इसमें बाईं ओर का जिक्र किया गया। जो बायां होता है बेटा और दायां, जो बायां होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, और जो दायां होगा वो हमारा राइट होगा। तो जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जहाँ पर बाईं ओर लिखा हुआ ना, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लिखे हुए हैं। इसमें सम्राट बाबर है, बाबर के बाद अकबर और शाहजहां है, उसी की दाईं और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। देखो बाबर जो है, बाबर से हमारे हिंदुस्तान में जो शासन शुरू हुआ है मुगलों का, वो बाबर से शुरू हुआ है। बाबर के बाद बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां, ये सारा इनका रहा है। तो ये इस चित्र में इन्होंने इकट्ठा एक फैमिली दिखा दी, मतलब अपने पूरी फैमिली इसमें दिखा दी, जो एक्सपायर हो चुके थे काफ़ी साल पहले, उनको भी एक पिक्चर में दर्शा दिया गया। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के मुगलों के समूह में प्रस्तुत करता है। देखो चित्र 1 जो है वो तो लाल किला का है, हम इस प्रिंटिंग है लिखने में। चित्र 2 देखना चाहिए हमें। उसके बाद देखिए क्या है, मुगल सैन्य अभियान। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर। तो प्रथम मुगल शासक कौन थे? वो बाबर थे। 1526 से 1530 के बीच इसने राज किया। ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। देखो, एक 12 साल के लड़के ने एक राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, वो शासक बन गया। मंगोलों की दूसरी शासक उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उसे फिर क्या करना पड़ा? वो जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसके जो दूसरे और शाखा थी मंगोलों की, उसकी वजह से अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था उसके, को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। जो तालिका 1 दिखाई जाएगी नीचे होगी, ये रही तालिका 1। तो मुगल जो हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी के सैन्य अभियान है, किन्होंने कहाँ युद्ध वगैरह जो है वो लड़े हैं, उसके बारे में दिखा रखा है, कौन कौन से सैन्य अभियान थे इनके। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। जो अफगान थे, मतलब वो मुगलों के लिए क्या थे? खतरे का काम कर रहे थे। मुगलों और अहोम वो प्रजाति है बेटा जिसको, जहाँ आज हम असम देखते हैं ना, तो उन लोगों से संबंधित है ये अहोम। कहते हैं कि मुगलों अहोम, जो आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। सिखों, जो अध्याय 8 और 10 के जिक्र आएगा जिनका, एवं मेवाड़ जिनका अध्याय, और मारवाड़ जिनका जिक्र कहाँ आएगा? अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। मतलब ये सारे अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, के संबंधों पर गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? ये सारी बातें, ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े होंगे। अब ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। मुगल सैन्य अभियान, जो मुगल सेना का अभियान होता, देखो कैसे वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। यहाँ पर भी ये चित्र सारे बनवाए गए हैं। तो ये सारे चित्र हैं। ये है हमारी तालिका,
जिसमें इनके बारे में जिक्र किया गया है। इस तालिका को हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे कंप्लीट, लेकिन थोड़ी सी मैं शुरुआत कर देता हूँ। पहले आपको दो व्यक्तियों का हम इसमें थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। पहला बाबर और एक हुमायूं। बाबर 1526 में पानीपत के मैदान में, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। फिर 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। देखो 26, 27, 28 लगातार 3 युद्ध। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया, मतलब मौत से पहले मुगलों का नियंत्रण स्टार्ट कर चुका था। अब उसके बाद हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, मतलब उसकी पिता की जो उसने मतलब जो लिखवा रखा था उसी के हिसाब से प्रत्येक भाई को एक प्रांत दे दिया, मतलब एक एक राज्य अपने भाइयों को दे दिया। उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया, मतलब वहाँ पर जो अफगानी जो लोग थे उनके सामने वो थोड़ा सा फीका होने लग गया, मतलब उसकी ताकत वहाँ पर कम पड़ गई। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कनौज में। तो देखो 2 बार इसको हराया गया, एक बार 39 चौसा में और 1540 में कनौज में। तो उसके बाद ये फिर थोड़ा सा गायब हो गया। उसके बाद ये भाग गया, कहाँ भागा? ईरान की ओर भागने को बाध्य हो गया, मतलब मजबूर कर दिया भाई, इतना बुरी तरह हारा, फिर वहाँ से भाग गया। फिर ये कुछ सालों बाद वापस लौटा, 1555 के अंदर आया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष उस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी, मतलब अगले ही साल उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद उसका बेटा आता है अकबर। अकबर क्या है? अकबर 13 साल की अल्पवायु में अकबर सम्राट बना। उसने शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया। उसके जो शासनकाल है, उसने जो राज किया उसको 3 अवधियों में बांटा जाता है, 3 टाइम पीरियड में बांटा जाता है। पहला 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, मतलब बैरम खान जो था इसका संरक्षक था, जो इसका केयर टेकर था वो, और जो उसके जो घरेलू कर्मचारी होते थे उससे ये आज़ाद हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए, मतलब इन सभी चीज़ों को अपने अंडर में लेने के लिए उसने सैन्य अभियान चलाए। 1568 में ससोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। सेकंड जो पीरियड है इसका, सेकंड देखो क्या रहेगा, अवधि जो है सेकंड 1570 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के बाद उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, मतलब उसके पक्ष में जो विद्रोह हुए उससे वो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। ठीक है, 1585 और 1605 के बीच का जो समय है मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसमें उसके साम्राज्य का और विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया। कांधार जो अफगान के अंदर है वहाँ पर भी इसने अपना कब्जा जमा लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, दक्कन मतलब दक्षिण की तरफ इसने शुरुआत की, और बरार खानदेश अहमदनगर के कुछ हिस्से को भी उसने अपने कब्जे में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, मतलब जो उसका बेटा था जिसका नाम था राजकुमार सलीम, उसकी वजह से इसकी सत्ता जो थी वो हिल गई थी। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाएगा, जिसका जिक्र आगे दिया गया है। तो जो आगे वाले हैं बेटा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ा बाबर, हुमायूं, अकबर, और उसके बाद है जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब। तो ये रहेंगे। इसको शॉर्टकट कैसे याद करोगे, भूल जाते हैं कई बार हम कि किसको कैसे याद करना। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है बेटा, आप इनके नेम कैसे याद रखोगे। सबसे पहले देखो बी से आया, बी, फिर एच और फिर ए, तो क्या बन गया भा, क्या बन गया भा, और फिर जे और फिर एस और फिर ए, तो क्या बन जाएगा भाजशाह, भाजसा। जैसे भाजपा पार्टी है ना भाजपा, तो ऐसे ये भा,
BHAJSA, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ तक रीड आउट करेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आई हैं थोड़ा उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।